देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को एक बार फिर यानी 8वीं बार अस्थायी सदस्यता मिल गई है। बीती रात यूएन में वोटिंग हुई और बड़ी बात यह है कि भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। 192 में से 184 वोट पड़ना बताता है कि दुनिया का समर्थन कैसे भारत के पक्ष में है। और इस तरह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का दबदबा बढ़ गया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। चीन और पाकिस्तान को यह सुहार नहीं रहा होगा, लेकिन दुनिया ने एक बार फिर भारत का साथ दिया है और भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर अस्थायी सदस्यता मिल गई है। तो भारत चीन की टक्कर पर सबसे बड़ी कवरेज आप इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ सरदार आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अतुल लोंढे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद डिफेंस एक्सपर्ट, शीलकांत शर्मा फॉर्मर डिप्लोमेट, युक्तेश्वर कुमार साइनोलॉजिस्ट एंड कॉलमिस्ट ऑन चाइना, ये हमारे साथ यूके से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा विजय सरदाना जो कि अर्थशास्त्री हैं और मेजर जनरल आरके अरोड़ा डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, लेकिन क्योंकि सरदार आरपी सिंह, जब से ये बात आई है सामने और जब से प्रधानमंत्री देश के सामने आए और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम किसी को उकसाते नहीं है, लेकिन जो हमको उकसाता है उसको हम छोड़ते नहीं है, और फिर मेजर जनरल लेवल की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अब तो खबर यह भी आ रही है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन को झटका देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। बीएसएनएल, एमटीएनएल को मना किया गया है कि चीनी उपकरणों को ना खरीदा जाए, प्राइवेट कंपनियों से भी कहा जा रहा है। तो क्या तैयारी है सरकार की? सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है? चीन को कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? अगर आप बता सके हमारे देश को। पूरा देश आपकी पार्टी, आप सरकार के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त खड़ा है। गौरव, पहले तो जो शहीद हुए उनको हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन है। आज उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर युद्ध लड़ते हुए और वहां पर लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी और चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया वहां पर, इसलिए उनको आज नमन है। दूसरी बात, ये बात समझ रहे हैं कि ये नहीं कि हमारे लोग शहीद हुए, चाइना के लोग भी मारे गए सारे में, और अभी गिनती हमारे पास नहीं है, परंतु जितना मुझे समझ लगता है कि जो मेरे पास जानकारी जितनी समझ लगती है, 3 हेलीकॉप्टर उनके वहां पर आए, वहां पर उनके लोगों की लाशों को लेने के लिए, और एक हेलीकॉप्टर पर 12 लोग आते हैं। तो कम से कम 36 लोग तो ऐसे होंगे जो उनके जिनकी मृत्यु हुई वहां पर। एक बात। दूसरी बात, जहां तक भारत की हम कैसे इसको करेंगे, ये हर स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया किस प्रकार से। अच्छा चलिए, मैं आता हूं आपके पास। मैं आपकी बात समझ गया और वाकई चीन को नुकसान नहीं होता तो चीन इस तरह बौखलाता नहीं। ग्लोबल टाइम्स में जिस तरह से लेख छप रहे हैं भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत चीन के आर्थिक संबंधों को लेकर, कहीं ना कहीं वो बौखलाहट दिख रही है। लेकिन जैसे मैंने इस बुलेटिन की शुरुआत की थी, इस बहस की शुरुआत की थी, शीलकांत जी मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा, इस पूरे विवाद के बीच भारत को एक बार फिर से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता मिलना कितना बड़ा अपडेट है और इसको हम कैसे समझे, और क्या यह इस विवाद के बीच भारत के हक में किसी तरह जाता है? जी हां, भारत अब यूएन के सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाएगा अगले साल से, 1 जनवरी 2021 से। तो भारत की भूमिका वहां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंककि सिक्योरिटी काउंसिल में भले ही वो अस्थायी सदस्य के रूप में है, लेकिन भारत की डिबेट में जो साझेदारी होगी और जो सिक्योरिटी काउंसिल की सारी गतिविधियों में भारत का जो रोल होगा, उससे हमारे जो हमारे को पसंद नहीं करते, जो हमसे शत्रुता रखते हैं, उनको तो परेशानी होगी ही होगी। पाकिस्तान को तो बहुत परेशानी है और चाइना को भी परेशानी ये होगी कि चाइना के खिलाफ हम बोल सकते हैं, चाइना की जो अतियां हैं उसके खिलाफ हम सिक्योरिटी काउंसिल में बोल सकते हैं। अब पिछले साल उन्होंने हम वहां सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं थे, फिर भी चाइना ने, जबकि उनका खुद का कश्मीर के मामले में पहले से था कि वो अंतर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्होंने कश्मीर के मामले को सिक्योरिटी
सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की कोशिश की थी, हालांकि वो सफल नहीं हुए और अमेरिका और यूके और फ्रांस वगैरह ने सब मना कर दिया। ठीक है, पर फिर भी उनकी जहमत थी। तो अब भारत के साथ होगा तो भारत जवाब देगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे एब्सोल्युटली एक एज तो है ही इस अस्थायी सदस्यता के बाद। चलिए मैं आपसे इस बारे में और डिटेल में समझूंगा सर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन को झटका देने वाली एक और बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन के रडार पर चीन आ गया है। नाटो में अमेरिकी राजदूत ने बताया कि चीन शांति की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा, विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में अब नाटो चीन की हर हरकत पर पहले से ज्यादा नजर रखेगा, हर संकट से लड़ने के लिए तैयार है, बद से बदतर के लिए भी नाटो फोर्सेस तैयार हैं। ये सब नाटो में अमेरिकी राजदूत के बेली हचिसन ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और जब अगर नाटो में यह कहा जा रहा है तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आप इसको कैसे देखते हैं कि चीन विश्व शांति के लिए खतरा है? अच्छा शंकर जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं, एक बार उनसे और ज्यादा जानकारी ले लें, फिर मैं आपसे डिटेल में इस बारे में बात करता हूं। मनीष, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है और चीन के लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, जब आपने सही कहा, सबसे बड़े सैन्य संगठन के तौर पर नाटो है और नाटो में जब अमेरिका के राजदूत ये बात कहते हैं कि नाटो की नज़र है चीन पर, चीन की गतिविधि पर, इससे अपने आप में ही साबित होता है कि नाटो चीन को लेकर किस तरह से गंभीर है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से कहना चाहूँगा गौरव, कि देखिए नाटो का गठन जो हुआ था वो उस समय हुआ था जब कोल्ड वॉर चल रहा था रसिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ। उसके बाद से उसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज की तारीख में चीन के संदर्भ में जो उभरता हुआ संगठन अगर आप देखें तो एक इंडो पैसिफिक संगठन, मुझे लगता है कि आज की तारीख में नेटो इंडो पैसिफिक संगठन में अपने आप को कनेक्ट करता हुआ देख रहा है। और यही वजह है कि जहां नेटो के तौर पर अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल होंगे, वहीं इंडो पैसिफिक कंट्री के तौर पर वो कंट्री भारत के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश शामिल होंगे जो चाइना के साथ सामुद्रिक बॉर्डर को भी शेयर करते हैं। तो निश्चित तौर पर नेटो का इस समय यह कहना कि हम चीन पर नजर रख रहे हैं ना सिर्फ चीन के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि चीन के खिलाफ दुनिया कैसे एकजुट हो रही है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, आपने कोल्ड वॉर का जिक्र किया था। ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल है जो ये कहता है इंडिया को चेतावनी देते हुए कि अमेरिका से दूरी बनाए रखे, क्योंकि चीन और अमेरिका कई फ्रंट पर आमने सामने हैं और ये अब ट्रेड वॉर से कहीं ज्यादा बढ़कर एक कोल्ड वॉर में तब्दील होता जा रहा है। तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ये चीन की बौखलाहट ही है, क्योंकि उनके माउथपीस में ये अगर छापा जा रहा है कि ये बेहतर होगा कि अमेरिका से दूरी बनाकर रखे भारत, तो ये भारत के हक में होगा, वरना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बुरा हो सकता है। तो मेजर जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, जिसके बारे में मनीष ने ज्यादा जानकारी दी, इसको हम कैसे देखें सर? अगर नाटो कहता है कि चीन विश्व की शांति के लिए खतरा बन रहा है और नाटो की पूरी नजर इस पूरे डेवलपमेंट पर है। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो जवान और अफसर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। दुख से मैं कह रहा हूँ कि जो जवान कल मरे हैं उसमें 3 जवान मेरी अपनी बटालियन के हैं, 3 पंजाब के। बड़ा दुख होता है। दूसरी बात, जब आपके सवाल पर आता हूँ, देखिए एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल गई है इंडिया को जनवरी 21 से, विच इज़ ए बिग विन फॉर इंडिया। दूसरा, नाटो की बात मैं करता हूं, लेकिन आप एक दफ़ा ये सोचें कि चाइना एक वर्ल्ड पावर में निकलना चाहता है, उभरना चाहता है। चाइना हैज़ एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली। अगर वो इस तरह के मिस एडवेंचर में जाएगा और जिस तरह से नाटो और ये सब वर्ल्ड की पावर्स उसके बरखिलाफ हो रही हैं और जिस तरह से इंडिया को पोजीशन मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और अगर चाइना ने अपनी हरकतें ठीक नहीं की तो उसका जो एम्बिशन है वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री बनने का, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। देखिए, इसका छोटा सा एक स्वैट एनालिसिस करा जाए। स्वैट एनालिसिस का मतलब है इसका प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स देखे जाएं। भारत के लिए इस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? चाइना अपने आप चुपचाप से आराम से वहाँ से विड्रॉ कर जाए। चाइना के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो भी वहाँ से चुपचाप वहाँ से विड्रॉ कर जाए। लेकिन इसके बाद अगर विड्रॉल नहीं होता है तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? चाइना के लिए है कि वो शायद वही डटा रहेगा और कहेगा मैं तो नहीं जाता, आप जो करना कर लीजिए। ठीक है सर। तो इंडियन आर्मी कुछ ना कुछ तो करेगी। ठीक है सर। लड़ाई होगी, उससे क्या होगा?
कुछ चाइना को नुकसान होगा, कुछ हमारा नुकसान होगा, और चाइना की एम्बिशन जो वर्ल्ड पावर बनना चाहता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि फुल स्केल वॉर पूरे एंटायर सेक्टर पे हो जाए। सर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गलवान से, वो बता दूं, फिर मैं आपके पास आता हूं और फिर आप इस तीसरे ऑप्शन को भी बताइएगा। इस वक्त गलवान से इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, और अपडेट यह है कि दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर की बातचीत आज 10:30 बजे फिर शुरू होगी। यानी अब से कुछ मिनटों बाद भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वो बैठक फिर से शुरू होगी, जो कल बेनतीजा रही थी। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए गौरव, करीबन 10:30 बजे आज सुबह ही एक बार फिर मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर मिलेंगे, खासतौर पर गलवान घाटी के अंदर जो हुआ उन सब चीज़ों को लेकर। और आपको बताऊं कि सोमवार को जब ये क्लैश हुआ रात को, उसके बाद आप इसको तीसरी बड़ी मीटिंग कहेंगे। खासतौर पर कल जब मीटिंग हुई मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स की, तो वो इनकंक्लूसिव रही, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला। लगातार चीन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप अपने जो लेबर्स हैं, आप जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं उसको बंद करिए, जिसमें भारत ने साफ मना कर दिया। इसके अलावा कई और चीजें हैं जो भारत ने साफ तौर पर उठाई कि आपने जो 6 जून को माना था, आप उन पर वापस आइए, आप उन एग्रीमेंट पर वापस आइए। लेकिन चीन की तरफ से उन चीजों के ऊपर कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखी। आज फिर सुबह 10:30 बजे इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, और माना यह जा रहा है कि दोनों तरफ के मेजर जनरल जो हैं रैंक के ऑफिसर्स इस पे ना सिर्फ बातचीत करेंगे, बल्कि डिसएंगेजमेंट या फिर दूसरी चीजों को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। गौरव, ठीक है। मैं जल्दी से मेजर जनरल आर के अरोड़ा जी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अरोड़ा साहब, क्योंकि आप भी इस रैंक को होल्ड कर चुके हैं, ये जो बातचीत कल बेनतीजा रही, आज फिर से होने वाली है 10:30 बजे। सर इसको कितनी उम्मीदों के साथ देखें, और क्या ये माने कि कहीं ना कहीं चाइना बैकफुट पर है? क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपनी तैयारियां दिखाई हैं, जिस तरह से भारत ने चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामरिक हो तैयारियां की हैं, उसकी वजह से अब चाइना कहीं ना कहीं चाहता है कि बातचीत के जरिए मसला सुलझ जाए। मेरे को उम्मीद नहीं है कि आज कुछ होगा इसमें। दोनों तरफ से बड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। जिस किस्म के बयान आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि जब तक चीन पीछे नहीं हटता हम भी कुछ मानेंगे। और वहां से जो खबर आ रही है वो हमें ब्लेम कर रहे हैं, हम उनको ब्लेम कर रहे हैं। बट एक बात बड़ी साफ है, रोज ही बड़ी फुर्ती से, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। पिछले 24 घंटे में ही इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि आगे एक हफ्ते में पूरी स्थिति बदली होने वाली है। भारत सरकार ने भी इतनी तेजी से निर्णय लेना शुरू किया है, जैसे कि टेलीकॉम टेंडर को रिवाइज करना। और आज स्थिति ऐसी है कि 62 में तो कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। आज चीन के खिलाफ पूरा सारी देश चीन के खिलाफ। अरोड़ा साहब, इसी को लेकर तो बौखलाहट है चीन में, इसी को लेकर तो बौखलाहट है। मैं आता हूं सर आपके पास, मेरे साथ युक्तेश्वर कुमार हैं जो कि इस वक्त लंदन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युक्तेश्वर जी, ग्लोबल टाइम्स जब ये कहे कि भारत को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, उसका साथ देंगे, और उन्होंने कहा कि ये पश्चिमी देश भारत को साथ देने की मंशा जता रहे हैं, ये केवल एक लेबल की तरह है, और अमेरिका ऐसे ही डेवलपिंग कंट्रीज को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, और भारत अगर इस गफलत में है कि इससे उसके मंसूबे पूरे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप खुद यूके में बैठे हैं, क्या सेंस वहां पर प्रिवेल हो रहा है इस वक्त, और आपको क्या लगता है, क्या चीन बौखला गया है भारत को, जिस तरह से पूरी दुनिया के जो पहली कतार में जो देश है उनका समर्थन मिल रहा है? जी धन्यवाद। चीन बिल्कुल घबराया हुआ है, क्योंकि सोमवारी जो संग्राम हुआ, जो सोमवार का संग्राम में केवल भारत के हमारे भाई, मैं जिस जगह से आता हूं वहीं का समस्तीपुर और बिहिया बिहार के, वहां के जवान मरे हैं। तो छाती तो हमारी आज भी फट रही है, क्योंकि हमारा भाई मर गया है। लेकिन मैं लंदन में बैठा हूं, यहां से देख रहा हूं, क्योंकि मैं चीन पे 32 सालों से काम करता हूं, और केवल ग्लोबल टाइम्स नहीं, वहां का ह्वांशू शिपाओ जो चाइनीज में होता है, वो चाइनी की मानसिकता में समझ रहा हूं। चीन बिल्कुल बौखलाया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल सही बात हमारे जो पैनलिस्ट है वो बैठे हुए हैं जो मिलिट्री में है, क्योंकि अभी ये 1962 आज से 58 साल पहले का समय नहीं रहा, क्योंकि न केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके और नेटो, ये सब अब हमारे भारत के साथ में है। क्योंकि अभी आप कल देखा
कल की जो रात में जो यूएन का नॉन परमानेंट सीट का जो सिलेक्शन हुआ, उसमें भारत को बिल्कुल अनअपोज 184 कंट्रीज का सपोर्ट मिला। बिल्कुल। और पहले भी भारत रह चुका है, 7 बार रह चुका है। बिल्कुल। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भारत यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा। बिल्कुल, पहले भी वो रह चुका है, लेकिन इस तरह का जो सपोर्ट है। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, बताऊंगा मैं, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से आप। अच्छा ठीक है, इस वक्त बड़ी खबर बता देता हूं दर्शकों को। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर में आर्मी की मूवमेंट बढ़ा दी गई है और 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं एयरफोर्स के फाइटर प्लेन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समुद्र में इंडियन नेवी के युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं और इसके अलावा वो तैयार हैं चीन से टकराव के बाद। हाई अलर्ट पर हैं तीनों सेना। युक्तेश्वर कुमार, माफ कीजिएगा, आपकी बात अधूरी रह गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर एक डिफेंस एक्सपर्ट से मैं एक कमेंट ले लूं। शंकर प्रसाद जी, आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम टीवी 9 भारतवर्ष की दिखा रहे हैं, जहां कल से मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है लेह की तरफ इंडियन आर्मी ट्रक्स का, और जिस तरह से तीनों सेनाएं 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं। ये हाई अलर्ट वर्ड जो है ये बड़ा सिविलियन वर्ड है। मैं इसको कहूँगा हॉट वॉर सिचुएशन। हॉट वॉर सिचुएशन तब होती है जबकि जो हमारी बॉर्डर पुलिसेस हैं, जैसे कि ITBF, BSF वगैरह, और लद्दाख में ITBF, जब वो इंडियन आर्मी के अंडर कमांड कर दी जाती हैं। कल से ITBP की फोर्सेस अंडर कमांड हो गई है इंडियन आर्मी के। इसका मतलब द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री फील इट्स ए हॉट वॉर सिचुएशन डेवलपिंग। हॉट वॉर जब नेशन की होती है तो न केवल आर्मी बल्कि नेवी और एयरफोर्स में बराबर का योगदान देती हैं। आपने सही कहा कि एयरफोर्स अपनी हॉट अलर्ट में होगी जहां भी उसको होना चाहिए, चाहे वो जिस किस्म की भी, इनकी कई किस्म की अलर्ट्स होती हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि जो हाईएस्ट अलर्ट है इस वक्त, जो हाईएस्ट आप कह रहे हैं कि हॉट वॉर सिचुएशन है, हाई अलर्ट से भी बड़ी स्थिति है ये, और भारत बिल्कुल उसी स्थिति में अपने आप को तैयार करके रखे हुए है और तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन मेरे साथ 2 गेस्ट बैठे हैं जिन तक मैं अभी जा नहीं पाया हूं। मैं चाहता हूं जल्दी से एक कमेंट उनका लूं। अतुल लोंढे और विजय सरदाना, 2 लोग मेरे साथ इस वक्त हैं जिनसे मैं बात नहीं कर पाया। विजय सरदाना, पहले कमेंट आपसे, फिर अतुल जी आपके पास आता हूं। विजय सरदाना, लेकिन एक लड़ाई आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। जिस तरह से टेलीकॉम टेंडर कैंसिल करना हो, BSNL MTNL का, बात आ रही है कि अब चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री एक बार फिर से कुछ चीजें रिव्यू कर रही है। PMO को कोई लिस्ट भेजी जाएगी कि चाइना से आने वाले इतने सामानों को बैन किया जाए या फिर उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। इधर व्यापारियों का संगठन CAIT, उसने 500 चीजों की लिस्ट बना ली है। लोग होली जला रहे हैं चीनी सामानों की, कल से लगातार हम देख रहे हैं। तो देश में ये जो गुस्सा है और सरकार भी जहां कहीं ना कहीं कदम उठा चुकी है, क्या ये माने कि भारत आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को नुकसान पहुंचाने की अब उस स्थिति में आ गया है और चाइना को आर्थिक मोर्चे पर भी ये महंगा पड़ेगा, या आपको लगता है ये दूर की कौड़ी है? देखिए, सबसे पहले तो शहीदों को मेरा नमन। रही बात आर्थिक परिस्थिति की, चाइना आज जो आर्थिक जिस दादागिरी पे आज जो चल रहा है दुनिया भर में, वो इसलिए कर रहा है, उसको लगता है कि वो दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन गया है। आर्थिक शक्ति वो बना है दुनिया की बाजार को एक्सप्लॉइट करके। चाइना को, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज चाइना को सबसे ताकतवर बनाया किसने? चाइना को बनाया अमेरिकन कंपनियों में और भारतीय कंपनियों ने। हम लोगों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद किया, चाइना से खरीदना शुरू किया या चाइना में इन्वेस्ट किया और अपने बाजार में लाके बेचे। हम लोगों ने ही चाइना को बनाया है, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हम अपने आर्थिक नीतियों को बदलेंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे या वहां से डिपेंडेंसी कम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो चाइना की ताकत है, देखिए बगैर पैसे के तो ना आप लड़ाई लड़ सकते हैं, ना आज की दुनिया में बगैर पैसे के आप राजनीति कर सकते हैं। स्थिति में है कि हम अभी कट कर दें चाइना से इंपोर्ट, अभी हम इस स्थिति में है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात प्लीज पूरे होने दीजिए ना, मैं वही आ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ओवरनाइट कट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कंपनियों ने अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत बढ़ा दी है। आपको वो क्षेत्र ढूंढने पड़ेंगे जहां पे आपकी डिपेंडेंसी कम है और थोड़ा बहुत सपोर्ट करके अगले महीने 2 महीने में आप लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटेजिकली जाना पड़ेगा, अपनी कंपनियों को तैयार करना पड़ेगा, अपनी उन पॉलिसीज को देखना पड़ेगा कि किन कारणों से। लेकिन सवाल है कि ये तभी क्यों हो, चाइना ये सवाल, विजय जी, सवाल ये है कि ये तभी क्यों हो जब सब कुछ चाइना हमारे सामने आकर खड़ा हो गया।
हम जानते हैं चाइना का फरेब, हमने 62 भी देखा है, हमने उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे हैं, उसके बावजूद हमने अपने आप को अभी तक तैयार क्यों नहीं किया, या तैयारी कर रहे थे तो कहां कमी रह गई? इस बारे में भी सरकार से सवाल लेंगे, आरपी सिंह से सवाल लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका ने चीन पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार होते हैं उसी को देखते हुए कल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद चीन के उन अधिकारियों पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा जो उइगर मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। अमेरिका में ऐसे अधिकारियों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और शीलकांत जी, क्योंकि आप डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसके अलावा जब व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया आए, उसके अलावा जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद ये ट्वीट करें कि आई स्टैंड विद इंडिया, उसका क्या मतलब निकालें और चीन पर कितना बड़ा प्रेशर होगा? ये आएगा। और चीन ने सबसे बड़ी मूर्खता की है, वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। और जो ग्लोबल टाइम जैसे जो रैग्स हैं वो भारत को धमकी दे रहे हैं, वो उसका सबका परिणाम आपका कोई तकनीकी दिक्कत है, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है सर, इसलिए मैं आता हूं आपके पास। लेकिन जल्दी से मैं अतुल लोंढे जी से कमेंट ले लेता हूं। अतुल लोंढे जी, देश ये जानना चाहता है कि देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेकर खड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा कुछ कड़े सवाल आपकी पार्टी की तरफ से सरकार से पूछे गए हैं। कल एक ऑल पार्टी मीट भी रखी गई है जिसमें आप अपनी बातें उठाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है और वो क्या कह रही है, ये देश जानना चाहता है सर। सबसे पहले शहीदों को नमन और सारे भारतवासियों को बधाई कि फिर से हम सिक्योरिटी काउंसिल में हमको स्टेटस मिला है, उसके लिए सबको बधाई। कांग्रेस पूरी ताकत से, क्या कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश, पूरा विपक्ष जो है पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़ा है। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जो आपने सवालों की बात की है, तो ये प्रथा परंपरा रही है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन की थी और बहुत जल्दी की थी। ये स्टैंड ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो ये पहले ही अगर ये बुला लेते और विपक्ष को संज्ञान देते इस सारी चीजों का, तो जो है बात जो है और आसान हो जाती। पहले कब 15 और 16 की रात में तो ये हुआ ही है गौरव जी। 15-16 को जो है वो फाइनल फ्लैश पॉइंट आया है। 25 तारीख से वो लोग आए हैं। फुनसुक स्टैंजन जो भाजपा के खुद के नेता है, उन्होंने कहा है गांव तक घुस गई है चीन की सेना। अजय शुक्ला कर्नल रह चुके हैं। जीएस पनाग ने ये बात कही। डैनी जो वहां पर 2015 से 2017 तक कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा उन्होंने वहां स्ट्रक्चर बनाए हैं। उनकी मूवमेंट चल रही थी और चाइना का हर वक्त का जो बेभरोसे का हमारा पड़ोसी है, ध्यान में रखो, बेभरोसे का है, विश्वास उस पर हम रख नहीं सकते। उनकी मूवमेंट जो है वो चल रही थी। ये मूवमेंट और ये जो संकट था देश पे, वो उसी समय से दिखाई दे रहा था, मंडरा रहा था। इसलिए विपक्ष देश की सुरक्षा के बारे में अनभिज्ञ रहे और विपक्ष उस पर सवाल न उठाया। ऐसा हो नहीं सकता, हम डेमोक्रेसी में है, यहाँ अधिनायकवाद और तानाशाही थोड़ी चलती है। तो ये जो सवाल खड़े किए थे देश की सुरक्षा के हक में थे, और ये सवाल खड़े करते समय ये तो जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम उकसाते नहीं है लेकिन जो उकसाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, तब आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला? ऐसा है गौरव जी, सही बात यह है कि मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने थोड़ा सा संक्षिप्त में कह दिया। आज तक की प्रथा परंपरा ये है। मैं आपको रोकूंगा अतुल जी। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन ने जिन हथियारों से भारत के सैनिकों पर हमला किया था उनकी तस्वीर आ गई है, और वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इन्हीं हथियारों से भारतीय जवानों पर हमला किया था। देखिए ये लोहे की रॉड, जिन पर ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे लोहे के टुकड़े लगे हैं, कीलें लगी हैं, और इन्हीं से भारतीय जवानों पर हमला किया गया था। ये देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोली नहीं चली लेकिन भारत के 20 जवान शहीद हो गए, चीन के 40 जवान मारे गए क्योंकि भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन वो तस्वीरें उन हथियारों की जिस हथियार से भारत के सैनिकों पर चीन के सैनिकों ने हमला किया, वो तस्वीरें आ चुकी हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि लगातार आपको बता रहे थे कि लोहे की रॉड से, कील से भारत के सैनिकों पर हमला किया गया, पत्थरों से, वो बात यहां पर साबित होती हुई। सुमित, जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइए, ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं, और जरा इनके बारे में बताइए कि इन हथियारों के बारे में बताइए। सुमित, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
सुमित, आप तक मेरी आवाज आ रही? जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसके बारे में अगर आपके पास जानकारी हो बताइए। ये तस्वीर कहां से आ रही है और इन हथियारों के बारे में बताइए। लगता है सुमित तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन बहुत बड़ी खबर, TV9 भारतवर्ष के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख सकते हैं। 62 नहीं 20 है, प्रधानमंत्री के दिल में टीस है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन अब वो सबूत हाथ में आता हुआ जो डिनायल मोड में था चीन जिस तरह से यहां पर लगातार भारत के साथ फरेब, झूठ और मक्कारी का खेल खेल रहा है, उसका पर्दाफाश होता हुआ। ये लोहे की रॉड आप देख सकते हैं जिसमें लोहे की मोटी मोटी कीलें लगी हैं और जानकारी के मुताबिक इन्हीं हथियारों से भारत के सैनिकों पर हमला हुआ। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोहे की रॉड जिनमें मोटी मोटी कीलें लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक इन्हीं हथियारों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। बताइए क्या जानकारी है, कहां से आ रही तस्वीरें? देखिए, निश्चित तौर पर गौरव, इस चीज को लेकर खासतौर पर MEA ने भी साफ किया था अपनी स्टेटमेंट में कि किस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स ने पूरी प्री प्लान तरीके से इस पूरी वायलेंस को अंजाम दिया। और खास बात यह कि ये डंडे या फिर ये नेल वायर्स को इस्तेमाल किया गया डंडों पे लगाकर, और इसके अलावा रॉड्स का इस्तेमाल किया गया, पत्थर मारे गए। तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शा रही है कि चीनी सोल्जर जब उस दिन PP-14 के पास जब बातचीत का दौर शुरू था, जब सोमवार को बातचीत हो गई थी और हमारे सोल्जर सिर्फ उनको देखने गए कि वहां पर वो है या नहीं, तब ये प्री प्लान था। यानी ये चीजें सारी तौर पे साफ थी कि इस तरीके से वायलेंस किया जाएगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही हैं कि चीनी सोल्जर्स के दिमाग में क्या था। एक तरफ चीन लगातार शांति की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की प्रोपोगेंडा या फिर इस तरीके के प्लानिंग के साथ अटैक करता है। और एक और चीज गौरव, मैं आपको बता दूं कि यही वजह है कि अब इंडियन आर्मी जो है अपने SOPs के अंदर बदलाव करने की बात कर रही है। यानी उस पर चर्चा चल रही है कि क्या जब ऐसे इलाकों, क्योंकि LAC का ये प्रोटोकॉल है कि जब भी टॉक्स के लिए जाएंगे तो बिना हथियार के जाते हैं, 2 किलोमीटर तक कोई फायरिंग नहीं है। तो ये सारे SOPs को बदलने पर लगातार चर्चा चल रही है कि अगर आने वाले वक्त में अगर चीन का ऐसा रुख रहता है तो भारतीय सेना अपना SOPs को भी बदल सकती है। बिल्कुल, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एंटी रॉयड सूट्स भी भेजे गए हैं करीब 500 के आसपास लेके उस यूनिट के पास जो इस वक्त वहां तैनात है, क्योंकि जिस तरह से इन हथियारों से हमला किया गया था चीनी सैनिकों की तरफ, भारत अब ये चाहता है, भारत की जो लीडरशिप है उसकी पूरी कोशिश है कि इस स्थिति में भारतीय जवानों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसलिए वो भी करा जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा इस वक्त का अपडेट है, बहुत बड़ी तस्वीर है, वो सबूत आपके सामने है जिसके जरिए चीन की साजिश का पर्दाफाश होता है। और जो भारत की तरफ से कहा गया, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने जब चीन के विदेश मंत्री से बात की उसके बाद जो स्टेटमेंट आया वो साफ है। उन्होंने कहा था कि यह सुनियोजित साजिश है और वो बात यहां पर साबित होती हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी करके रखी गई थी, वरना ऐसे लोहे की रॉड का क्या काम वहां पर सैन्य यूनिट में, जहां पर लोहे की रॉड पर मोटी मोटी लोहे की कीलें लगवाई जाएं। और फिर जिस तरह से भारतीय सैनिकों की शहादत हुई, ये जानकारी बहुत पहले आई थी, तुरंत आई थी कि लोहे की रॉड से उन पर हमला किया गया, पत्थर से उन पर हमला किया, कटीले तारों से उन पर हमला किया गया। गोली नहीं चली, लेकिन भारतीय जवानों के साथ चीनी जवानों ने बहुत बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने की कोशिश की। हां, भारतीय जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, भारतीय जवानों ने एक के बदले 2 को मारा। लेकिन अब वो चीनी साजिश का खुलासा यहां पर होता हुआ, वो हथियार, वो तस्वीर आपके सामने जिससे भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों ने हमला किया था, यह तस्वीर सामने आ चुकी है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, तो जो विदेश मंत्री कह रहे थे वो बात यहां पर क्लियर होती हुई, सुनियोजित साजिश है, पहले से हथियार बना के रखे गए थे, गोली नहीं चलाएंगे लेकिन उसके अलावा वो सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं। जी हां गौरव, देखिए TV9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर हम वो सबूत दिखा रहे हैं। और जब विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को ये बात कही थी कि चीन के सैनिक सुनियोजित साजिश के तहत वहां पर थे और उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, तो उसके ये सबूत हैं जो अब दुनिया को दिखाया जाएगा कि देखिए चीन ने किस तरीके से समझौता का उल्लंघन किया, किस तरह से कायरतापूर्ण कार्रवाई की, किस तरह से धोखेबाजी दिखाई। उसके सबूत है जिसको अब भारत दुनिया को दिखाने वाला है। दरअसल हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि भारत चीन सीमा पर एग्रीमेंट के तहत दोनों देश के सैनिक बिना हथियार के रहते हैं और इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि वो धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन इस बार चीन के सैनिक
मोटे मोटे लोहे के रॉड पर बड़े बड़े लोहे की कील वाली डंडे लेकर आए थे। और आप देखिए कि ये जो गट्ठर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 दर्जन से अधिक लोहे के रॉड जिसमें बड़े बड़े कील लगे हुए हैं, ये स्पेशली बनवा कर चीनी सैनिक आए थे। और जब पॉइंट नंबर 14 पर भारतीय सैनिक वहां पहुंचे थे, कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में करीब 50 सैनिक वहां पहुंचे, तो उन्होंने जब देखा कि वहां एक टेंट है, उस टेंट को उखाड़ दिया। और उसके बाद जब चीनी सैनिकों के पास गए ये कहने के लिए कि आपको ये जगह से हटना होगा, तो उन लोगों ने, जो कि करीब 250 से 300 चीनी सैनिक थे, इसी हथियार से हमला कर दिया, रॉड से और इसी हथियार से हमला कर दिया उनके ऊपर, भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल इसी हथियार से हमला कर दिया। मनीष आप रहिए मेरे साथ। युक्तेश्वर कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ हैं, चाइना के बारे में बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं। युक्तेश्वर कुमार, वो तस्वीर सामने आ गई है उस हथियार की जिससे भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ। अब इससे चीन के ऊपर जो भारत लगातार कह रहा है कि चीन ने एक सुनियोजित साजिश के तहत ये सब कुछ किया, वो तो और पक्का होता है और पुख्ता होता है। बिल्कुल ये देखिए, चीन जो है बड़ा चाटुकर चीन है। और हमारे पास जो आप फोटो दिखा रहे हैं, मैं आपको अपने टीवी पे आप अगर देख सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मोबाइल में, अगर आप देख सकते हैं, दिखाइए लोगों को। मेरे पास ये कल परसों रात में ही, भारत के समय से परसों रात में ही मेरे पास ये फोटो और वीडियो भी आ गई है। लेकिन मजा की बात ये है कि ये जो मेरे पास फोटो आया है, ये चीन से आया है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये भारत नहीं, ये भारत के जो सैनिक हैं उन्होंने इसका यूज किया है। और इतना चापलूस है, इतना चालाक है, इतना चटुकर है कि ये उल्टा बोल रहा है कि ये जो हमने पकड़ा है, इसमें चाइनीज में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये चाइनीज में लिखा हुआ है। और ये मुझे जो वीडियो भी आई है, मैं अगर मेरे पास अभी वक्त नहीं है और आपके पास भी वक्त नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं कि कैसे वो दिखा रहे हैं कि भारत के हमारे वीर जवान, जो हमारा भाई बिहिया का और समस्तीपुर का, वो उनको चीनियों को पकड़ करके रगड़ा रहा है। वो वीडियो भी मेरे पास है, अगर आप समय देंगे तो मैं आपको नहीं ठीक है, मैं आपको आप जो बता रहे हैं वो बात साफ है यहाँ पर युक्तेश्वर कुमार। लेकिन ये बताइए, जो तस्वीरें हैं जो आपके पास है, जो हमारे पास है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्या इससे अब चीन पर और दबाव बनेगा? क्या जो विश्व बिरादरी है चीन को एक बार और ज्यादा दबाव के तहत और प्रेशर के तहत कहेगी कि जो तुम ये कर रहे हो करना बंद करो? और क्या चीन पर इसका कोई असर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब जो 1962 या 1988 वाली बात नहीं रही। 1988 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे दिसंबर में चीन से मिलने, और तभी से मैं चीनी भाषा और चीन पे काम कर रहा हूं, तो उस समय था चीन बोलता था कि अरे एशिया, हम पैन एशिया, हम लोग एशिया, पैन एशिया की बात करता था। अब जो है ना, वो चीन जो है उसको पता है कि हम भारत से करीब करीब 4.5 गुना मजबूत हूं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका का, आपने बता रहे थे कि सिंचियांग के जो वहां पे जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर में अमेरिका ने सैंक्शन डाला, ब्रिटेन डाल रहा है, नेटो है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे के सारे जो देश हैं विदेशी, चाहे वो गार्डियन हो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो टेलीग्राफ हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, आप कहीं का भी आर्टिकल देखिए, एक एंटी चाइना सेंटीमेंट, क्योंकि उसका जो रवैया रहा है, और उसके बाद ये कोरोना वायरस के कारण में काफी चीजों को, जो कल की रिपोर्ट है बीबीसी की कि हो सकता है कि कोरोना वायरस इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान में भी बनाया गया हो। अभी ये तो लगातार चीन की साजिश का खुलासा तो लगातार हम कर रहे हैं सर। लेकिन शीलकांत जी, जल्दी से आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा सर। आपकी बात कट गई थी, उइगर मुसलमानों का जिक्र जो यहाँ पर अभी हम कर रहे थे, उस पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया चीनी अधिकारियों पर, फिर ये जो तस्वीरें आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्या ये सारी चीजें अब चाइना को और ज्यादा प्रेशर में ला रही हैं? और क्या इसका रिएक्शन भी हो सकता है, चाइना और ज्यादा बौखला भी सकता है? हाँ, ये चाइना को एक्सपोज तो कर रहा है। चाइना का जो कैमोफ्लेज करने की कोशिश है वो बिल्कुल वो नाकामयाब हो रही है, और चाइना उजागर हो रहा है कि ये तो यही चाइना का काम है। पर मैं एक बात आपको ताकीद करना चाहता हूं कि 62 की लड़ाई के समय भी चाइना आइसोलेटेड था, दुनिया में चाइना के खिलाफ थे, अमेरिका चाइना के खिलाफ था। तब तो अमेरिका ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था, चाइना के साथ सिर्फ रूस था उस जमाने में, वो भी रूस के साथ चाइना की लड़ाई चल रही थी। तो ये चीनी जो है ये अपने आप को इतने बड़े समझते हैं कि ये चाहे दुनिया कुछ कहे, ये अपना काम करते जाएंगे। इसलिए हमें दुनिया चाइना के खिलाफ है, इससे ज्यादा संतोष नहीं लेना चाहिए, अपने आप पे निर्भर रहना चाहिए। हमें
अपने आप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये चीनी जो है, इनको जब तक आप मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा। ये अपने आप में बहुत मगरूर हैं। ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं ना, और चाइना किस तरह से डिनायल मोड में है, वो एक और हम इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता रहे हैं मौत के आंकड़े, चीनी सैनिकों के मौत के आंकड़े जारी करने से चीन डर रहा है और जिनपिंग की मंजूरी के बाद ही मौत के आंकड़े जारी होंगे। सैनिकों की मौत पर चीन की अब तक चुप्पी है, जबकि ग्लोबल टाइम्स जो कि उनका माउथ पीस है, वो ये मान चुका है कि चीन के सैनिक मारे गए हैं, चीन के सैनिकों की मौत हुई है। लेकिन चीन इस कदर डरा हुआ है कि ना तो वो मौत के आंकड़े जारी कर रहा है, और जानकारी के मुताबिक जिनपिंग की मंजूरी मिलेगी तभी चीन इन मौत के आंकड़ों को जारी करेगा, क्योंकि दुनिया में बदनामी से डर रहा है। तो आरपी सिंह, एक बात तो तय है, हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री भी खुद कह रहे थे कि मारते मारते शहीद हुए हैं, लेकिन जवाब अभी और देना है। तो ये जो मेजर जनरल लेवल की टॉक चल रही है, इसमें तो बातचीत होगी और ये होनी भी चाहिए, बातचीत का चैनल खुला रहना चाहिए। लेकिन वो और कौन कौन से तरीके हम देखेंगे सरकार की तरफ से, जहां चीन को आईना दिखाया जाएगा, चाहे वो आर्थिक हो या दूसरे हो? देखिए गौरव, वो मिलिट्री के तौर पर तो ऑलरेडी बातचीत चल रही है, और उस पर जहां जरूरत होगी वहां पे भी सरकार चिंता करने की, और मिलिट्री को खुली छोड़ दी गई कि वो जो एक्शन लेना चाहे, जिस प्रकार का एक्शन सोचे करे। दूसरा, आर्थिक तौर पे आपको संदेश आने शुरू हो गए होंगे, कल रात से संदेश आने शुरू हो गए हैं कि आर्थिक तौर पर भी हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जहां जहां पॉसिबल है और जिस जंग से पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है हम वो करते जाएंगे। और वैसे भी भारत की ओर से इंगित है कि वो लोकल, तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री। नहीं, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, मैं कल से लगातार जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनको सुन रहा हूं, वो बार बार ये कहते हैं, अतुल लोंढे भी बैठे हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि सरकार रेटोरिक बोल रही है। रेटोरिक है सरकार का ये। मेरे ख्याल जो वहां से खबरें आपके पास भी आ रही हैं, दुनिया भर से खबरें आ रही हैं, और जिस प्रकार अभी आप खुद कह रहे हैं, ग्लोबल टाइम ने खुद माना है कि जिस प्रकार हमारे जवानों ने जवाब दिया, उसके बाद अगर जवानों के जवाब पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो उठाएंगे, हमारे पास उसका उत्तर नहीं है। कांग्रेस फौज के शौर्य पर प्रश्न उठाती है लगातार। अतुल लोंढे जवाब दीजिए, अतुल लोंढे जवाब दीजिए। क्योंकि जब उरी पे अटैक हुआ, जब बालाकोट हुआ, तब भी उरी के अटैक से शैतान सिंह से लेकर आज तक हमारे जवानों ने जो शहादत दी है और जो पराक्रम दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, उसका कोई सानी नहीं है, उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात गौरव ये है, ये रेटोरिक क्यों है? अभी शर्मा जी ने जो बात कही, शर्मा जी की बात सही है, हमें अमेरिका और हमें इसके उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि चाइना हमारा इमीडिएट पड़ोसी है, चाइना हमारा इमीडिएट पड़ोसी है। ऐसे वक्त में सर आपस में नहीं लड़ना है, चीन से लड़ना है। सर आपस में नहीं लड़ना है, चीन से लड़ना है। सर प्लीज एक एक करके इन्होंने कल मेरठ और दिल्ली में जाने वाले सुपरफास्ट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट जो चाइना को दिया, इन्हें शर्म नहीं आती? इन्होंने मुंबई में बैंक ऑफ चाइना को ब्रांच खोलने की परमिशन तब दी है जब बिलिजरेंट चाइना हमारे खिलाफ खड़ा है, तब ये परमिशन दे रहे। 2008 जानिए आप, दुनिया में मंदी थी, भारत में खड़ा था, भारत नुकसान से अच्छा ठीक है सर, ऐसे नहीं, वन बाय वन मैं विजय सरदाना जी को लाना चाहूंगा डिबेट में। विजय सरदाना जी, ऐसे हम चीन से लड़ेंगे। और दूसरी बात, जो बात आप कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी सर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में टॉप 5 स्मार्टफोन जो कंपनियां हैं, जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, उसमें 4 चाइना के हैं और 1 कोरियन है, और वो कोरियन भी नंबर 3 पे है। सर हमारे पास अपने फोन की कंपनियां हैं, लेकिन उनको कोई खरीदता नहीं, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और फिर वो बहुत महंगे पड़ेंगे अगर हम दूसरे देशों की कंपनियों की तरफ जाएंगे। तो क्या हम नागरिक के तौर पर भी तैयार हैं इसकी कीमत चुकाने के लिए? और क्या भारत जो में अब अगर चीन का विरोध हो रहा है, तो लोगों को तैयार रहना चाहिए महंगी चीजें खरीदने के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देश का हर नागरिक देश के साथ है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना। हमारी प्रॉब्लम आती है, मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण देता हूं कि जनता का गुस्सा कोई क्यों नहीं समझता। अच्छा सर माफ कीजिएगा, एक बार फिर से रोक रहा हूं आपको। एक बड़ी खबर बता दूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और बड़ी खबर यह आ रही कि गलवान घाटी में चीन के खिलाफ जो लड़ाई हुई है, अब भारत के रूस में राजदूत और रूस के उप विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है, और गलवान मुद्दे पर यह बातचीत हुई है, और दुनिया को लामबंद करने की कवायद शुरू हो गई है। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं विजय जी। क्या भारत अब महंगी चीजों के लिए भारत के नागरिकों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हैं चीन की, अगर उनका हम बायकॉट करते हैं तो दूसरी चीजें महंगी पड़ेंगी? देखिए, हमारे यहाँ महंगी चीजें नहीं हैं,
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जनता क्यों दुखी होती है, जब हमारे ही देश का व्यापारी और मैन्युफैक्चरर एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट बनाता है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाता है, अपने लेबल पे कुछ लिखता है और अंदर माल कुछ देता है, जनता उससे फ्रस्ट्रेट होती है। जनता ये कहती है जब घटिया ही माल खरीद रहा है तो सस्ता क्यों नहीं खरीद ले, फिर चाहे वो चाइनीज क्यों ना हो। अच्छा, कोई भी कंज्यूमर खराब चीज नहीं चाहता, 10 पैसे 5 रुपए फालतू देने को तैयार है। क्या भारत की इंडस्ट्री ये वादा करेगी आज देश को कि हमारे यहाँ कोई मिलावटी माल नहीं बनेगा, कोई घटिया माल नहीं बनेगा? हम जापान का उदाहरण देते हैं लेकिन वहां नेशनल कैरेक्टर की बात नहीं करते हैं। हमारी जितनी ठीक है सर, मतलब साफ है कि हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। केवल ये बात कहने से बायकॉट नहीं होगा चाइना का। अगर आपको चीन का बायकॉट करना है तो आपको भी उसके लिए कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे, सरकार को भी लेने पड़ेंगे, नागरिकों को भी लेने पड़ेंगे, और आपको देश के साथ खड़े होने के लिए अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का। कोशिश थी कि चीन की जो ये चालबाजी है इसको एक्सपोज किया जाए, ये समझने की कोशिश की जाए कि अब आगे ये विवाद किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और भारत को दुनिया से जो सपोर्ट मिल रहा है उसके बाद जो चीन की बौखलाहट है, चीन जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स माउथपीस जो उसका लगातार एक पर एक लेख लिख रहा है और बौखलाहट अपनी दिखा रहा है, इसका क्या मतलब देखें। यहां पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया है। TV9 भारतवर्ष पर भारत चीन टक्कर से जुड़ी हर खबर आपको देखने को मिलेगी। हम लगातार इस पूरे विवाद पर नजर बनाए हुए हैं, एक भी खबर आपसे छूटने नहीं पाएगी। इस पूरे विवाद को आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो TV9 भारतवर्ष से जुड़े रहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।